So welcome back to my channel, and in this video we will gonna cover the code BCHCT133, which is chemical energetics, equilibria and functional group organic chemistry. But in this particular video we will cover chemical energetics only, right? And in chemical energetics we will study there is the first block in the book given जिसमें केमिकल एनर्जेटिक्स दे रखा है हमारे को, तो उसके अंदर हम यूनिट 1 और यूनिट 2 कवर करेंगे क्योंकि ये दोनों जो है लिंक खाती हैं। तो पहले हम ये दोनों कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, फिर सेकंड पार्ट के अंदर ये कवर करेंगे। फिर ऐसे ही जो अगली जो दो वीडियो आएंगी, पहले एक वीडियो फिर दूसरी वीडियो आएगी, ठीक है, पहले एक वीडियो आएगी फिर दूसरी वीडियो आएगी, इसके ऊपर एक वीडियो आएगी इन दोनों के ऊपर, और दूसरी वीडियो आएगी इन दोनों के ऊपर, और जो तीसरी वीडियो आएगी वो इक्विलिब्रियम के ऊपर आएगी, ठीक है। तो उसके भी 2 पार्ट बनेंगे, तो क्योंकि बड़ी चीज़ें हैं तो उसको हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, और जो एकदम बेस्ट जो एकदम इम्पॉर्टेंट है वही मैं पढ़ाऊँगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेपर में सीधा सीधा आएगा। मतलब अगर ये वीडियो देख ली तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा इससे बाहर, जितना मैंने बोल दिया उतना ही आएगा, फॉर श्योर है, इस बात की गारंटी है। पहला क्या बोल रहा है कि हमें स्टार्ट करना है केमिकल एनर्जेटिक्स के बेसिक एस्पेक्ट्स, बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। केमिकल एनर्जेटिक्स को हम थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। केमिकल एनर्जेटिक्स पहले बात तो पता होनी चाहिए एनर्जेटिक्स होती क्या है। तो एनर्जेटिक्स जो है वो ब्रांच है, एनर्जेटिक्स क्या होता है? एनर्जेटिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन विद इन अ सिस्टम और बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। मतलब जब हम एनर्जी का फ्लो देखेंगे बिटवीन द सिस्टम और बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो उसको मैं एनर्जेटिक्स बोलूँगा, ठीक है। एनर्जेटिक्स जो एक काफ़ी वाइड वैरायटी है, ठीक है, बहुत बड़ी वैरायटी है। एनर्जेटिक्स इज़ अ वेरी ब्रॉड फील्ड एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी इन अ गिवन एरिया कैन बी क्वालिफाइड बाय पुटिंग सुटेबल प्रीफिक्स बिफोर इट। यानी उससे पहले हम जो प्रीफिक्स लगाएंगे उसके बेसिस पे उनका जो उसका जो मतलब है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली सिंपल एनर्जेटिक्स का मतलब पता है कि हम स्टडी ऑफ एनर्जी का फ्लो देखेंगे, कैसे एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो इसमें एक होता है केमिकल एनर्जेटिक्स और एक होता तो केमिकल एनर्जेटिक्स हमें पढ़ना है, बेसिकली हमें पढ़ना है केमिकल एनर्जेटिक्स पढ़ना है हमारे को, ठीक है। इसमें हमें क्या डिस्कस करना है? केमिकल एनर्जेटिक्स या फिर थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करना है। द टर्म केमिकल एनर्जेटिक्स इम्प्लाइज दैट स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ स्टडी ऑफ फ्लो या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन अ केमिकल सिस्टम। मतलब केमिकल सिस्टम के अंदर कैसे एनर्जी का फ्लो होता है, कैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हम उसको यहाँ पर डील करेंगे, ठीक है। जैसे एक और टर्म है बायो एनर्जेटिक्स। तो बायो एनर्जेटिक्स का मतलब है कि लिविंग सिस्टम के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसके अंदर कैसे एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो हमें क्या पढ़ना है? यहाँ पे केमिकल एनर्जेटिक्स पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है? केमिकल एनर्जेटिक्स पढ़ना है। मैंने सब इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए पहले से ही। जैसे सबसे पहले मैं बता देता हूँ थर्मोडायनेमिक्स की कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। तो सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी होती है उसको देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सिस्टम। सबसे पहले तो हमारे पास यूनिवर्स है, ठीक है। यूनिवर्स के अंदर सब कुछ आता है, यूनिवर्स है और यूनिवर्स के अंदर ही सब कुछ आता है। यूनिवर्स के 2 पार्ट हो सकते हैं, एक सराउंडिंग और एक सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है वो ऑब्जर्वेबल पार्ट जिसको मैं कंसिडर करूंगा, यानी कि जिसके ऊपर मैं स्टडी करूंगा वो मेरा क्या होगा? सिस्टम होगा। जिसको मैं क्या करूंगा? स्टडी करूंगा, वो क्या होगा? मेरा सिस्टम हो। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया है ये वाला पार्ट, पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट, इसको मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? मेरा सिस्टम हो जाएगा। बाकी बचा हुआ जितना ही पार्ट है, रेस्ट ऑल पार्ट, बाकी बचा हुआ जितना भी पार्ट है, रेस्ट ऑल पार्ट, वो क्या होगा? हमारा सराउंडिंग होगा। यानी कि यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो कि अंडर कंसिडरेशन है, वो क्या होगा? सिस्टम होगा। और ऐसा पार्ट जो कि कंसिडरेशन में नहीं है, जो कि पार्ट बच गया है अदर देन सिस्टम, वो सारा का सारा क्या होगा? हमारा सराउंडिंग होगा, ठीक है। क्या होगा? वो हमारा सराउंडिंग होगा। अब सिस्टम जो होता है वो सेपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ अ वॉल। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग को हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वॉल। सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग विद द हेल्प ऑफ अ वॉल। तो वॉल जो है उसके बेसिस पे मैंने सिस्टम को 2 पार्ट में बांटा है बेसिकली। जो बेसिक पार्ट 2, एक होता है ओपन सिस्टम और एक होता है क्लोज सिस्टम। किसके ऊपर? डिपेंडिंग अपॉन दी वॉल कौन सी प्रेजेंट है। तो एक ओपन हो जाएगा और एक हमारा कैसा हो जाएगा? क्लोज सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। एक ओपन और क्लोज। तो जो ओपन सिस्टम होता है उसके अंदर मास का फ्लो भी हो सकता है और एनर्जी का फ्लो भी हो सकता है। जैसे कि हमारी एक चाय की केतली है, तो हम चाय को जब उबाल रहे हैं, मतलब जिसमें हम चाय बनाते हैं पतीले के अंदर, तो हमारी वहाँ में हीट भी फ्लो हो रही है हमारी सराउंडिंग के साथ में, और हमारा मास भी फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों का फ्लो हो सकता है। बट क्लोज के अंदर मास का फ्लो तो कभी भी नहीं होता। जैसे हमारे पास एक नॉन इंसुलेटेड है, तो उसके अंदर कोई इंसुलेशन नहीं, यानी कि जो वॉल है वो हीट को फ्लो करवा रही है, तो यहाँ पे एनर्जी का फ्लो होगा बट मास का फ्लो नहीं होगा। इंसुलेटेड के अंदर मास का फ्लो भी नहीं होता और एनर्जी का फ्लो भी नहीं होता, क्यों? क्योंकि इंसुलेटेड होता है, यानी कि इसकी जो वॉल होती है वो एनर्जी को फ्लो नहीं करवाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है एक इमेजिनरी वॉल। वॉल जो है वो 2 तरीके हो सकती हैं, 3 तरीके हो सकती हैं। एक होती है इमेजिनरी वॉल, मतलब इमेजिनरी वॉल है, कोई वॉल है नहीं, बस हमने मान लिया कि इमेजिनरी है बेसिकली, ताकि हम सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर सकें। एक होती है रियल और एक होती है मूवेबल।
ठीक है, रियल और मूवेबल। तो जो मूवेबल वॉल है वो जैसे पिस्टन होता है, एग्जांपल इसका क्या होगा, पिस्टन। पिस्टन जब प्रेशर बढ़ता है तो ऊपर जाता है, जब प्रेशर कम होता है तो नीचे जाता है। मतलब प्रेशर जब हम उसके ऊपर बढ़ाते हैं तो वो ऊपर नीचे कर सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रेशर चेंजेस, या फिर वॉल्यूम में चेंज कर देंगे तो। और जो रियल वॉल होती है वो दो तरीके हो सकती है, एक होती है डायथर्मिक और एक होती है एडियाबैटिक। डायथर्मिक का मतलब होता है कि नॉन इंसुलेटेड, यानी कि ऐसी वॉल जो कि बेसिकली हमारा एनर्जी का फ्लो करवा दे। जैसे कोई भी सिंपल सा हमारा कुकर है, कुकर के अंदर कोई सामान बाहर नहीं निकल सकता, बट उसमें से हीट का ट्रांसफर हो सकता है। बात करें एडियाबैटिक तो कैसी होती है हमारी, इंसुलेटेड होती है, इंसुलेटेड, यानी इसके अंदर से कोई भी टेम्परेचर, कोई भी हीट का फ्लो नहीं होगा, कोई भी हीट का फ्लो नहीं होगा, हीट का फ्लो जीरो होता है। जैसे हमारी मिल्टन की बोतल होती है, उसमें से अगर ठंडा पानी रखें तो ठंडा पानी ही रहता है, क्योंकि उसमें कोई भी एनर्जी का फ्लो नहीं होता है। अभी अगर इसको बुक से देख लेते फटाफट से, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, सिस्टम क्या होता है, ऐसा पार्ट जो कि क्या है, अंडर कंसिडरेशन है स्टडी के, ठीक है, मार्क कर दिया, आप देख सकते हो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाउंड्री मैंने बता दी, रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, फिक्स हो सकती है, मूवेबल हो सकती है, मतलब फिक्स वॉल भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखते ये वाली है, ये हमारी पिस्टन है, तो ये हमारी कैसी बॉल है, हमारी मूवेबल बॉल है ये। अब सिस्टम भी दो तरीके हो सकते हैं हमारे, इसे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके अंदर कौन सा फेज प्रेजेंट है। अगर सिर्फ और सिर्फ एक फेज प्रेजेंट, एक ही फेज है, जैसे सिर्फ सॉलिड में है सब कुछ, या फिर सिर्फ लिक्विड में है, या फिर सिर्फ गैस में है, तो कैसा हो जाएगा हमारा, होमोजीनियस हो जाएगा। अगर उसमें लिक्विड सॉलिड गैस ऐसा कुछ है तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। यहाँ से आप डेफिनेशन इसकी पढ़ सकते हो इजीली, मैंने मार्क कर दिया सब कुछ इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। अब सराउंडिंग क्या होती है, थ्योरेटिकली स्पीकिंग द रिमेनिंग अदर देन, मतलब रिमेनिंग पार्ट, जितना भी पार्ट बच गया सिस्टम के अलावा, थ्योरेटिकली स्पीकिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स कंस्टिट्यूट्स द सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम। द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग पुट टुगेदर कंस्टिट्यूट द यूनिवर्स। और सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर क्या बनाएंगे, हमारा यूनिवर्स बनाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यानी कि अदर देन सिस्टम जो भी बचेगा वो क्या होगा, यूनिवर्स, और हमारा सराउंडिंग होगा यूनिवर्स के अंदर। और यूनिवर्स कैसे बनेगा, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिलकर क्या बनेगा, हमारा यूनिवर्स बनेगा। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम मैंने बता दिया है, ठीक है। और इंसुलेटेड भी होता है, जैसे हमारा ये रहा आइसोलेटेड को हम इंसुलेटेड बोल सकते हैं, इंसुलेटेड। सिंपल सी बात है, इसमें से कोई भी एनर्जी, ना तो एनर्जी का फ्लो होगा ना तो मास का फ्लो होगा। इसमें एनर्जी का फ्लो हो सकता है, इसमें मास और एनर्जी दोनों का फ्लो हो सकता है ओपन के अंदर। अब वेरिएबल्स कुछ होते हैं, वेरिएबल्स मैं बता देता हूँ पहले तो, इनको बोलते हैं हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। अब जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स या फिर इनको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। तो कुछ थर्मोडायनेमिक की प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, तो दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सटेंसिव और एक होता है इंटेंसिव। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, जो एक्सटेंसिव वेरिएबल होता है फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो डिपेंड करती हैं किस पे, मास के ऊपर। क्या करती हैं वो, मास के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है इंटेंसिव, तो इसका शब्द लिखा है आगे का IN, यानी कि इंडिपेंडेंट अपॉन मास। तो डू नॉट डिपेंड अपॉन दी मास, यानी कि जो मास है सिस्टम के अंदर, जो मैटर है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करती हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मास के ऊपर डिपेंड ना करे। जैसे इंटेंसिव का एग्जांपल क्या होगा, टेम्परेचर, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ये सब चीज़ें जो होती हैं किसी पर्टिकुलर मटेरियल की फिक्स होती हैं, मैटर के ऊपर डिपेंड या फिर मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। जैसे टेम्परेचर है, 100 ग्राम आइस का टेम्परेचर और 1 ग्राम आइस का टेम्परेचर दोनों का 0 डिग्री ही होगा। या फिर मैं बोलूँ अपना डेंसिटी, तो डेंसिटी 1 ग्राम गोल्ड की और 1000 ग्राम गोल्ड की सेम ही होगी, या फिर 1 ग्राम शहद की और 1000 ग्राम शहद की सेम ही होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक छोटे से पीस ऑफ ग्लास का और एक बड़े से पीस ऑफ ग्लास का सेम ही होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एयर में कम जगह एयर हो या फिर बहुत जगह एयर हो, सेम ही होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब जो है मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती हैं। ये कैसी होती है, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। बात करें एक्सटेंसिव की, तो इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट अपॉन मास होती हैं। क्या होती है, डिपेंडेंट अपॉन मास। जैसे कि हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा, जैसे मोल्स हो गए, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, ये सब क्या होती है, हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हमें बोल रहा है एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव, जैसे मैं बोलूँ मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या बनेगा, डेंसिटी बनेगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या आ गया, ये भी इंटेंसिव, ये भी एक्सटेंसिव है और ये भी एक्सटेंसिव है। तो यानी कि एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, यानी कि अगर मैं किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करूँ तो क्या बनेगा, मेरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनेगी। या फिर मैं किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड कर दूंगा तो मेरी क्या बनेगी, इंटेंसिव या फिर स्पेसिफिक टर्म बनेगी। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ स्पेसिफिक चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज पर यूनिट मास। अब चार्ज जो है सिर्फ और सिर्फ चार्ज है तो डिपेंड कर रहा है ना कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है, बट मैंने मास से डिवाइड कर दिया तो अब ये डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि क्या होगा, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमारी इंटेंसिव होती हैं, क्योंकि ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि हम इसको मास से डिवाइड कर दिया इस वजह से। अब इंटेंसिव अपॉन इंटेंसिव, इंटेंसिव रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है, ये पता रहना चाहिए अपने को। ऐसे ही थर्मोडायनेमिक कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन और
पाथ फंक्शन। जैसे हमारा स्टेट फंक्शन है, डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन, कि हमने कौन सा पाथ चूज़ करा है उस पर ये डिपेंड नहीं करता, उस पर ये डिपेंड नहीं करता। इन अ साइक्लिक प्रोसेस इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि ये पाथ जो है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। इस वजह से साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। पाथ फंक्शन की बात करें तो पाथ फंक्शन नाम से समझ में आ रहा है पाथ, तो ये पाथ पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे जो संघर्ष होता है इसको बोलते हैं हम असली संघर्ष, और ये होता है हम कहाँ थे कहाँ पहुँच गए, कहाँ थे कहाँ पहुँच गए, इनिशियल क्या था फाइनल क्या है। ठीक है, इसका है कि हमने कितना रास्ता, पूरा रास्ता कितना संघर्ष था हमारा, वो हमारा पाथ होता है। डिपेंड अपॉन दी पाथ टेकन इन अ साइक्लिक प्रोसेस, इनका जो चेंज होता है वो जीरो नहीं होता है, और ये डिपेंड करते हैं अपॉन प्रोसेस और पाथ के, हमने कौन सा पाथ चूज़ करा है, डिपेंड्स अपॉन पाथ टेकन। इसके सिर्फ दो एग्जांपल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट और वर्क। हीट और वर्क ये दोनों चीज़ें हैं कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है और इंटेंसिव एक्सटेंसिव में क्या डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेपर के लिए। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है ये। तो ओनली हीट और वर्क हमारे क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। इसको छोड़ के जितने ही बचेंगे, जैसे हमारा एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, हमारा इंटरनल एनर्जी, सब क्या होते हैं हमारे स्टेट फंक्शन में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो, इसको इजीली पढ़ सकते हो, मैंने बता दिया है ना, वीडियो रोक क्या पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा है द रेशियो ऑफ एन एक्सटेंसिव वेरिएबल टू द मास ऑफ द सिस्टम आई प्रॉपर्टी पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एंड इट इज इंटेंसिव। एग्जाम्पल स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया जैसे कि, ठीक है, या फिर मैं किसी प्रॉपर्टी को मोल से डिवाइड कर दूंगा, द प्रॉपर्टी पर मोल इज कॉल्ड मोलर प्रॉपर्टी एंड इट इज ऑल्सो इंटेंसिव। क्यों, क्योंकि मोल क्या है, मोल भी तो हमारा क्या है, एक क्वांटिटी ऑफ मैटर है ना, क्योंकि जैसे मास है वैसे ही हमारा मोल्स होते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर होते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, यहाँ पे पूछा कैटेगराइज करना हमारे को फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को इनटू एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे को दे रखा है कि वॉल्यूम जो हमारा मास पे डिपेंड करता है, तो हमारा ये हो जाएगा एक्सटेंसिव। एरिया डिपेंड करता है मास के ऊपर कितना ज़्यादा जगह है, तो एक्सटेंसिव हो जाएगा। डेंसिटी डिपेंड नहीं करती तो इंटेंसिव हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटेंसिव हो जाएगा। टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिव हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिव हो जाएगा। प्रेशर डिपेंड करता है कितना क्वांटिटी है, तो कितना एयर की क्वांटिटी, तो जितना एयर क्वांटिटी उतना प्रेशर होगा, तो ये क्या होगा हमारा एक्सटेंसिव हो जाएगा। एनर्जी डिपेंड करती है, एक्सटेंसिव हो जाएगा। हीट एक्सटेंसिव हो जाएगी। बट स्पेसिफिक एनर्जी बोल दूँ, फिर स्पेसिफिक हीट बोल दूँ, स्पेसिफिक लगा दूँ, तो क्या होगा पर यूनिट मास, तो वो क्या होगी हमारी इंटेंसिव हो जाएगी। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आते हैं, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। पहले तो हम पहले देखते हैं लिखा क्या है पे, थस फॉर अ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टू अकर एटलीस्ट वन ऑफ द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स मस्ट चेंज। ठीक है, कम से कम एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को चेंज होना जरूरी होता है अगर हमारे को थर्मोडायनेमिक कुछ कोई चीज़ हो रही है उसको देखना है तो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे वो देखते हैं पहले तो हम, क्या बोल रहा है ये। However, sometimes it may so happen that the system undergoes a number of changes in state such that it come back to the initial state। अगर सिस्टम फाइनल जहाँ पे था, इनिशियल जहाँ पे था वही इसका फाइनल हो जाए, जो इनिशियल था वही इसका फाइनल हो जाए, तो क्या होगा हमारा साइक्लिक प्रोसेस होगा, जिसके अंदर हमारा स्टेट फंक्शन के जो काम होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। जैसे हमारे पास पहला आता है आइसोथर्मल, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। फिर आता है एडियाबैटिक, इसका मतलब क्या हुआ, एडियाबैटिक का मतलब होता है कि हमारा यहाँ पे जो है हीट कांस्टेंट होगी। जैसे आइसोथर्मल, थर्मल यानी टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट और थर्मल मतलब टेम्परेचर, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। एडियाबैटिक यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमारा हीट कांस्टेंट हो। ठीक है, आइसोबारिक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमारा क्या हो, प्रेशर कांस्टेंट। जैसे बार क्या होता है, प्रेशर की यूनिट होती है बार, तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमारा क्या हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, इसको हम आइसोपाइस्टिक प्रोसेस ही बोलते थे कई बार। बात करें आइसोकोरिक की, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमारा क्या हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, इसको हम आइसो वॉल्यूमेट्रिक भी बोलते थे कई बार। ठीक है, और ऊपर जो बना रखे हैं कुछ इंडिकेटर डायग्राम बना रखे हैं, ये रे पीवी कर्व बना रखी है, तो ये हमारी पीवी कर्व बना रखी है। जैसे पहली पीवी कर्व हमारी इसके लिए हमारा आइसोथर्मल के लिए, तो उसकी पीवी कर्व बनती है इस तरीके से। ठीक है, ये होता है पीवी बराबर में कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये मैं अभी दिखाऊंगा बाद में पूरा डिराइव करके। फिर हमारा अगला है पीवी पावर गामा बराबर में कांस्टेंट होता है हमारा एडियाबैटिक के लिए, तो उसकी जो कर्व होती है वो अगर हमारी आइसोथर्मल की ऊपर है तो एडियाबैटिक की थोड़ी नीचे होती है। ठीक है, अगर आइसोथर्मल की ऊपर है, ये अगर हमारी आइसो है तो ये हमारी कौन सी होगी, एडियाबैटिक होगी। ये हमारी है आइसो कोरिक की, क्योंकि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। सॉरी, ये हमारी आइसोबारिक की, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखो जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, प्रेशर क्या बढ़ रहा है, प्रेशर तो सेम ही है ना, प्रेशर तो सेम ही है, पर हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये हमारी कौन सी है, आइसोकोरिक यानी वॉल्यूम कांस्टेंट।
तो उसमें हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है? वॉल्यूम तो वहीं के वहीं है ना, वॉल्यूम तो वहीं के वहीं, तो ये कैसा हमारा हो गया प्रोसेस? आइसोकोरिक हो गया। जैसे अगर हमारे को कर्व बना के दे दे और हमसे पूछ ले कि हमें आइसोथर्मल कर्व बना के दे दी, आइसोथर्मल, और हमसे पूछ ले कि कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है, तो सबसे आगे जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा T1 ज़्यादा होगा T2 से, T2 ज़्यादा होगा T3 से। इस तरह से इसमें हम देख सकते हैं हम। अब आता है हमारे पास वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्क क्या होता है। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क, कि हमने कितनी एनर्जी ट्रांसफर करी है वो क्या होगा? हमारा वर्क होगा। या फिर फोर्स F.S, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो भी हमारा क्या होता है? वर्क होता है। जैसे यहाँ पे लिख भी रखा है, ये रहा, वर्क डन बराबर में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमने पढ़ा होगा ये, वर्क डन बराबर में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ वर्क बराबर में F.S है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ F.S, तो मुझे बताओ फोर्स को क्या लिख सकता हूँ मैं? फोर्स लिख सकता हूँ मैं, जैसे हमारे पास प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स को लिख सकता हूँ मैं प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया इनटू S। तो एरिया इनटू लेंथ क्या हो जाएगा? एरिया इनटू लेंथ क्या होता है हमारा? वो होता है वॉल्यूम, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं डिटरमाइन करूँगा, मान लो अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो ये हो जाएगा प्रेशर एक्सटर्नल की वजह से डेल्टा V। और ड्यू टू IUPAC ने जो इसका जो वो दिया है साइन कन्वेंशन दिया, वो कैसा दिया है? नेगेटिव दिया है। तो उसके आगे क्या साइन लगेगा हमारा? एक नेगेटिव साइन लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? नेगेटिव साइन लगेगा इस तरीके से। तो ये हमारा आ जाएगा वर्क डन बराबर में माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल। इसलिए वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एंड वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा? नेगेटिव होगा। यानी कि अगर हमारा, क्योंकि आगे नेगेटिव साइन लगा रखा है, अगर हमारी वॉल्यूम फाइनल कम होगी, इसका मतलब क्या होगा? वर्क डन पॉजिटिव हो, क्योंकि ये अगर फाइनल पॉजिटिव कम होगी तो ये अंदर नेगेटिव टर्म आएगी और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इस वजह से वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है एंड वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव है तो वॉल्यूम फाइनल कम होनी चाहिए, अगर नेगेटिव है तो वॉल्यूम फाइनल बढ़नी चाहिए। यानी कि पहला वाला कौन सा हमारा? कंप्रेशन है, और दूसरा कौन सा हमारा? एक्सपेंशन है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी इजीली। अब क्या बोल रहा है कि देखते हैं क्या बोल रहा है। द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट बाय मीन्स ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, द वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव। ठीक है, इफ द, ये हमारा वर्क की डेफिनेशन दे दी बेसिकली इसने यहाँ तक। अब क्या बोल रहा है? द वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द ऑब्जेक्ट। अगर मैंने एनर्जी ट्रांसफर करी है तो मैं इसको पॉजिटिव बोलूँगा, अगर मैंने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है तो मैं इसको नेगेटिव बोलूँगा। ठीक है, ये लिख रखा है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हो इजीली। हीट क्या होती है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, सबको पता ही है। तो यहाँ पे लिखा भी द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एक्सचेंज एट द बाउंड्री, बाउंड्री के थ्रू एक्सचेंज करेंगे ना इसको हम, बिटवीन अ सिस्टम एंड इट सराउंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ अ डिफरेंस। किसकी वजह से होगा? हीट का एक्सचेंज किस वजह से होता है? टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से होता है। किस वजह से होता है? टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से होता है। हीट कहाँ फ्लो करती है? फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। यहाँ पे लिख रखा है, अब देख सकते हो इजीली। अब आ गया हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है वो देखते हैं पहले तो हम। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब सिस्टम, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस, बाय 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी सिस्टम का अगर मुझे टेम्परेचर चेंज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो वो क्या होगा? मेरा हीट कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो Q बराबर में C डेल्टा T। C क्या होता है? मेरा हीट कैपेसिटी होती है, तो उसकी यूनिट क्या होगी? Q बाय डेल्टा T। और Q क्या है? हीट है हमारी, तो हीट की यूनिट क्या होती है? जूल्स। और टेम्परेचर क्या होगी? केल्विन, सॉरी या फिर सेल्सियस बोल सकते हैं इसको हम। तो ये क्या हो जाएगा? जूल पर केल्विन या फिर जूल पर सेल्सियस, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे इसकी यूनिट लिख रखी है यही। अब आता है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वो क्या होती है कि किसी भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस पर यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, या फिर इसको बोल सकते हैं हम हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाती है? देखो ये क्या होता है हमारे पास? Q बराबर में MS डेल्टा T, यानी कि हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर पर यूनिट मास ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होगी हमारी हीट कैपेसिटी? कौन सी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये कैसी होती है? इंटेंसिव। क्यों? क्योंकि Q क्या था हमारा? Q था हमारा एक्सटेंसिव, उसको मैंने मास से डिवाइड, क्या बन गया मेरा? इंटेंसिव बन जाएगा। क्योंकि ये अब मास पे डिपेंड नहीं कर रही ना, हर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग डिटरमाइन हो। जैसे प्लास्टिक के लिए अलग होगी, पानी के लिए अलग होगी, किसी लोहे के लिए अलग होगी, कॉपर के लिए अलग होगी, टिन के लिए अलग होगी, इस तरीके से।
इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर केल्विन पर किलोग्राम, या फिर जूल पर केल्विन पर ग्राम, ऐसे हो सकती है। अब लिखा भी, और इसका एक और निकाल सकते हैं, जैसे क्यू बराबर में एन एस डेल्टा टी, तो ये क्या होगी हमारे पास क्यू बाई एन डेल्टा टी। एन क्या हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं, एन क्या हमारे नंबर ऑफ मोल्स, तो अभी क्या होगी हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी, इसको हम लिख सकते हैं सी एम से, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, क्या होगी हमारी ये मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी हो चाहे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दोनों क्या होती है हमारी इंटेंसिव होती है, यहाँ पे लिख रखा है, देख सकते हो आप लोग। क्वेश्चन लगा लेना, मैंने बता दिया है, बहुत इजीली क्वेश्चन लग जाएंगे यहाँ पे। एक और यहाँ पे टर्म बनता है सी पी माइनस सी वी बराबर में आ रही है, मैं करके दिखाऊंगा बाद में, सी पी माइनस सी वी बराबर में आ रहा था, ये हम थर्ड चैप्टर में पढ़ते हैं अच्छे से। और एक और टर्म होता है सी पी बाई सी वी बराबर में गामा। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, तो वो क्या होते हैं वो देखते हैं पहले। तो मैंने इसको डिनोट कर लिया बेसिकली। और ये एक और बता देता हूँ ये चीज़ की, जितने भी असली प्रोसेस होते हैं, असली जो एक्चुअल खुद से हो रहे हैं, वो कैसे होते हैं हमारे इरिवर्सिबल, जितने कि नेचर में होते हैं प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस जो कि नेचर में खुद से हो रहे हैं, जितने भी रियल प्रोसेस हैं, वो क्या होते हैं हमारे इरिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं, इरिवर्सिबल। तो उसके बारे में बता देता हूँ पहले। तो मैं एक बार मैंने उसको मार्क कर लिया है यहाँ से, जैसे यहाँ पे लिखा है, इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस द थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगोज अ चेंज इन स्टेट थ्रू अ स्पेसिफाइड सीक्वेंस ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइटसली स्टेप्स। रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट स्टेप्स होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, इनफाइनाइट स्टेप होते हैं, और ये कभी भी खत्म नहीं होता, और इसके अंदर इक्विलिब्रियम आ जाता है। ठीक है, जिस पर बात करें इरिवर्सिबल की, तो वो या तो एक स्टेप के अंदर या फिर 2 से 3 स्टेप के अंदर वो पूरा हो जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाता है, बट इरिवर्सिबल के अंदर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता है। इन केस ऑफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस द चेंज इन स्टेट इज रिवर्स्ड थ्रू द सेम सीक्वेंस ऑफ स्टेट in the reverse order, whereas in irreversible process the same sequence in the reverse order is not observed। यहाँ पे सेम सीक्वेंस नहीं ऑब्जर्व होता रिवर्सिबल के अंदर, पर रिवर्सिबल के अंदर सेम सीक्वेंस ऑब्जर्व हो सकता है। ठीक है, अब इसमें एक और आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मो। ये क्या बोलता है, बेसिकली ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम के ऊपर। जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ मैंने एक बॉडी बनाई, मान लो लेट से मैंने बॉडी बनाई, इसके अंदर मैंने डिवीज़न कर दिया, मान लो ये बॉडी ए है, सिस्टम ए, सिस्टम बी, सिस्टम सी। अगर मैं बोलता हूँ टेम्परेचर ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ बी, अगर मैं बोलता हूँ टेम्परेचर ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ बी, और अगर मैं बोलता हूँ टेम्परेचर ऑफ सी इज़ इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ बी, तो इसका मतलब मैंने क्या बोला, मैंने बोला ए का टेम्परेचर बी के बराबर में और बी का टेम्परेचर सी के बराबर में। तो मैं इनडायरेक्टली ये बोल सकता हूँ ना कि ए का टेम्परेचर भी सी के बराबर में होगा, ए का टेम्परेचर भी सी के बराबर में होगा। तो ये किसके ऊपर बेस होता है, ये बेस होता है ऑन दी थर्मल इक्विलिब्रियम, इसके ऊपर थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर। यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है, बुक में दे रखा है। ये 2 बॉडी के लिए, 3 बॉडी के लिए दे रखा है यहाँ पे। हाँ, शर्त है ये आइसोलेटेड होना चाहिए, जब भी तो टेम्परेचर सेम रहेगा। हमें लिखा भी थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है, पढ़ सकते हो आप लोग। हमें लिखा है कि जो थर्मल प्रोसेस अगर कोई इरिवर्सिबल तो कैसा होगा, वो रिवर्सिबल तो कैसा होगा, इनफाइनाइट स्टेप्स के अंदर होगा। रिवर्सिबल वाला कैसा होगा, इनफाइनाइट स्टेप्स के अंदर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखी कुछ चीज़ें, जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी इंटेंसिव होती है, टेम्परेचर इंटेंसिव होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटेंसिव होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटेंसिव होता है, एरिया एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, एनर्जी एक्सटेंसिव, प्रेशर भी एक्सटेंसिव होगा। ये तो मैंने बता दिया पहले भी, है ना। अगला चैप्टर हमारा जो है वो आता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, FLOT इसको हम बोलते हैं। FLOT यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके ऊपर बेस होता है, ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके ऊपर बेस है ये, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस होता है। ठीक है, अब चलते हैं इसमें आगे। सबसे पहले इसमें टर्म आती है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है वो बता देता हूँ मैं पहले। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक नया टर्म है, स्टेट फंक्शन होता है। क्या होता है ये, स्टेट फंक्शन होता है। क्या बोल रहा है, इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by a given system by virtue of its very existence and is composed of all possible types of energy which all the constituents of the system put together can have। मतलब जितनी भी एनर्जी सिस्टम के पास है उन सबको मिला के मैं क्या बोलूँगा, इंटरनल एनर्जी बोलूँगा।
एग्जांपल केमिकल हो गई, ट्रांजिशनल हो गई, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, न्यूक्लियर, किसी भी तरह की एनर्जी हो गई, सबको मिला के मैं क्या बोलूँगा भैया, इंटरनल एनर्जी बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, इंटरनल एनर्जी बोल दूंगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी की डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हम, ठीक है, इसलिए हम इंटरनल एनर्जी का चेंज मेजर करते हैं। क्या करते हैं, चेंज मेजर करते हैं। यहाँ पे लिखा भी है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज मेजरेबल। डेल्टा यू का मतलब होता है चेंज, यानी कि इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, हमेशा चेंज निकाल सकते हैं, कभी भी हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। जैसे मैंने बताया था, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। तो जब हम वर्क डन करेंगे सिस्टम के ऊपर तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, तो एनर्जी पॉजिटिव आएगी, यू इंक्रीज होगा। ठीक है, जब हम वर्क डन बाय सिस्टम करेंगे तो उसकी एनर्जी निकलेगी, तो इंटरनल एनर्जी उसकी नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे लिखा भी है यू डिक्रीज कर जाएगी बेसिकली, और यहाँ पे यू इंक्रीज कर जाएगी। ऐसे ही हीट के लिए, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट गिवन बाय द सिस्टम नेगेटिव। गिवन टू द सिस्टम तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो यू इंक्रीज होगा। हीट गिवन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने हीट दे दी, एनर्जी निकाल दी, तो इंटरनल एनर्जी वहाँ पे उसकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है यार, अब ये आता है हमारे पास FLOT का न्यूमेरिकल उसकी वैल्यू आती है। इसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला आता है, क्या आता है, डेल्टा यू बराबर में Q प्लस W। यहाँ पे Q क्या है, हीट, W क्या है, वर्क, डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि डेल्टा यू बराबर में Q प्लस W। इस फॉर्मूले के अंदर हमारे को एकदम अच्छे से उसके साइन कन्वेंशन के साथ ही चीज़ें लेके चलनी है। अगर मैंने बोला वर्क डन बाय सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। सॉरी एक मिनट रुको, हाँ, वर्क डन ऑन सिस्टम क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। वर्क डन बाय सिस्टम क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बहुत ये साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ मैं। हीट गिवन टू द सिस्टम या फिर हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम और हीट गिवन टू द सराउंडिंग क्या होगी, हमारी नेगेटिव होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अ स्टेट फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ये ने बता दिया, जो कि डिपेंड करती है उसके करंट स्टेट के ऊपर, एंड इंडिपेंडेंट होती है कि कौन सा हमने प्रोसेस यूज़ करा है उसको अचीव करने के। जैसे हीट को हम क्यू से डिनोट करते हैं और वर्क को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो क्यू और डब्ल्यू क्या है हमारी, ये हमारी पाथ फंक्शन होते हैं। उसको छोड़ो, जितने भी जैसे इंटरनल एनर्जी है वो कौन सी हमारी स्टेट फंक्शन है, क्योंकि ये फाइनल पर डिपेंड कर रही है, इसकी हम फाइनल और इनिशियल देख रहे हैं। ठीक है, ये प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करती है, बट हीट और वर्क डिपेंड करती है हमने कौन सा प्रोसेस लिया है। ठीक है, एक बार इसको आप देख सकते हो, समझ में आ जाएगा। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, जैसे पहला बोल रहा है, क्योंकि ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर एप्लीकेबल है, उसके लिए इसको बनाया गया है। तो उसमें पहला क्या बोल रहा है, द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट। ये क्या बोलता है, जितनी भी एनर्जी यूनिवर्स की वो कॉन्स्टेंट है, वो बढ़ती कम नहीं होती है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन शोइंग परपीचुअल मोशन ऑफ द फर्स्ट काइंड, दैट इज़ अ मशीन विच कैन वर्क एंडलेसली विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ये क्या बोल रहा है कि हम दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं बना सकते जो कि उसको कभी एनर्जी देनी ना पड़े, या फिर वो कभी भी ऐसा काम, मतलब अगर ऐसा काम करे कि उसमें कोई एनर्जी का वेस्ट ना हो। तो ऐसी मशीन जिसमें कि जो कि बिल्कुल फुल्ली एफिशिएंट हो, उसको बनाना पॉसिबल नहीं है। अगला क्या बोल रहा था, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट। किसी भी अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। ये इंपॉर्टेंट होता है, पूछ सकता है आपसे। जितना भी बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, जितना भी बता रहा हूँ सब एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट छाट के लाया हूँ मैं। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी चीज़ें कवर हो जाए। आप थोड़ा कम स्लो करके दे सकते हो, है ना, यूट्यूब पे तो ऑप्शंस होते हैं। तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बताता हूँ। ठीक है, जैसे पहला हमारे पास होता है प्रोसेस आइसोथर्मल। तो अब आइसोथर्मल प्रोसेस आएगा हमारे पास, क्या होगा इसके अंदर वो देखते हैं पहले तो आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है। और आइडल गैस के लिए, इसके लिए आइडल गैसेस के लिए क्या होता है, जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के होता है। किसके होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है। अगर मैं सिर्फ FLOT लगाऊंगा तो क्या होगा, FLOT क्या होता है, डेल्टा यू बराबर में Q प्लस W। तो मैंने मान लो यहाँ पे लगाया डेल्टा यू बराबर में Q प्लस W। तो मैंने बोला डेल्टा यू इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर आइडल गैस, बट यहाँ पे डेल्टा यू तो जीरो है, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी। तो यानी कि जीरो बराबर में Q प्लस W, यानी कि Q बराबर में W, ये माइनस में आ जाएगा, या फिर माइनस W बराबर में Q, यानी कि जितना मैं वर्क करूँगा उतना हीट में जाएगा, या फिर जितनी मैं हीट दूंगा उतना वर्क में जाएगा। इसकी पीवी कर्व कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कैसे बोलूँगा मैंने बोला कि पीवी बराबर में कांस्टेंट, पीवी क्योंकि क्या,
पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होती है आइडियल गैस इक्वेशन। आर कॉन्स्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टेंट रख दिए, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, तो क्या हो जाएगा पी वी बराबर में कॉन्स्टेंट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यानी कि पी वन वी वन बराबर में पी टू वी टू, यानी कि पी वन बाई पी टू इज इक्वल्स टू वी टू बाई वी वन। ये क्या हमारा बॉयल्स लॉ है जो मैंने बताया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज भी जीरो हो जाएगा क्योंकि हमारा टेम्परेचर का चेंज जीरो है, इस वजह से। तो जितना वर्क करूँगा उतना हीट में जाएगा, इसके लिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अगला है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट यानी कि चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। तो इसमें अगर एफओटी लगाऊंगा मैं तो क्या होगा, डेल्टा यू बराबर में क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है हमारा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अगर डेल्टा वी ही जीरो हो गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि वर्क डन हमारा जीरो हो गया। तो डेल्टा यू बराबर में क्यू प्लस जीरो, तो यानी कि डेल्टा यू बराबर में क्यू हो जाएगा, यानी कि मैं जितना हीट दूंगा उतना हमारा इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। अब ये क्या है, हमारा हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, तो इसको मैं क्यू भी लिख सकता हूँ। तो हमारा डेल्टा यू बराबर में इसको लिख सकता हूँ मैं हमारा एन सी वी डेल्टा टी, यानी कि हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और ये हमारे क्या है, एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये चेंज इन टेम्परेचर, और ये हमारा हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यानी कि ये हमारी हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है। क्या है हमारी ये स्पेसिफिक, यानी मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। क्या है हमारी मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो हम यहाँ से एक और टर्म डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं सी वी। डेल्टा यू बराबर में डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एन सी वी। और अगर नंबर ऑफ मोल्स मेरे 1 होंगे तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा यू बराबर डिवाइड बाई डेल्टा टी बराबर में क्या आ जाएगा, सी वी आ जाएगा। तो यहाँ से मैं सी वी डिनोट कर सकता हूँ और यहाँ से मैं सी वी की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। जैसे कैसे निकाल सकता हूँ, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल। यहाँ से मेरे पास सी वी की वैल्यू आ सकती है। मान लो मुझे इंटरनल एनर्जी फाइनल दे रखी है और टेम्परेचर इनिशियल दे रखा है, या फिर मुझे टेम्परेचर का चेंज दे रखा है, तो यहाँ से मैं सी वी निकाल सकता हूँ, या फिर सी वी को यूज़ करके मैं यहाँ से ये चीज़ निकाल सकता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये किरचॉफ इक्वेशन होती है बेसिकली। तो ये हम समझ में आ गया कि आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, जितना मैं वर्क करूँगा उतना मेरा किस में जाएगा, सॉरी जितना मैं हीट दूंगा उतना मैं किस में जाएगा, हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी में जाएगा। अगला आता है मेरा आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक के अंदर क्या होता है, हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर क्या होगा, चेंज इन प्रेशर जीरो हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, तो मैं पहले ये बता देता हूँ उसका कर्व, ऊपर वाले का कर्व नहीं बताया ना मैंने। ऊपर वाले का कर्व कैसा चलेगा, ये प्रेशर है मान लो, ये वॉल्यूम है, तो क्या होगा, वॉल्यूम मेरा क्या है इसमें कांस्टेंट है, तो ऐसा हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आइसोबारिक में क्या होता है वो देखते हैं। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर किसका कर्व कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, नहीं ये तो वॉल्यूम का था ना, ऐसा नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे हमारा, यानी कि हमारा एक सेकंड रुको, ये बनेगा इसका, क्यों भाई वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर तो कांस्टेंट रह गया हमारा। इसमें मैंने गलत बना दिया, सॉरी। इसका कैसा बनेगा, इसका बनेगा ऐसा, यानी हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है बट प्रेशर तो हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला डेल्टा पी बराबर में जीरो, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर एक्सटर्नल कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि वर्क जीरो हो जाएगा। तो वर्क क्या रहेगा हमारा, वो वर्क तो कुछ ना कुछ रहेगा। तो इसके अंदर हमारा कुछ भी जीरो नहीं होता, ये अगले ऐसा प्रोसेस होता है। इसके अंदर एक और टर्म डिफाइन, इसको हम एंथैल्पी बोलते हैं, तो वो देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से। डेल्टा यू बराबर में क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, ठीक है। अब डेल्टा यू बराबर में क्यू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर लिखा है, कॉन्स्टेंट प्रेशर, प्लस वर्क डन क्या आएगा यहाँ पे हमारा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल्टा यू, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी बराबर में क्यू पी, और क्यू पी को मैं बोल सकता हूँ एंथैल्पी डेल्टा एच। ये क्या होती है हमारी, एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। यानी कि मैं एंथैल्पी को डेल्टा एच को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, एक तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ से मैं एक और इसको लिख सकता हूँ, इसे डेल्टा एच बराबर में डेल्टा यू प्लस पी वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल, ठीक है। या फिर डेल्टा एच बराबर में डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। तो थोड़ा और एडवांस हो जाएगा क्योंकि पी वी बराबर में एन आर टी होता है, तो इसको मैंने लिख दिया डेल्टा एन जी आर टी, यानी कि नंबर ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस, नंबर ऑफ कितने मोल्स चेंज हुए हैं, डेल्टा एन जी और आर टी। एक और क्या है, क्यू पी बराबर में डेल्टा एच है, तो क्यू पी बराबर में डेल्टा एच से एक नई टर्म डिफाइन होगी यहाँ पे, जिसको बोलते हैं हम सी पी, हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये क्या हमारा हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यानी क्या होगा, एन सी पी डेल्टा टी बराबर में डेल्टा एच, तो हमारा डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, ये क्या होगा हमारे पास, सी पी,
जब नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे 1 होंगे, क्योंकि NCP हो जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स 1 रखूँगा तो 1 इंटू CP रहेगा। डेल्टा H बाई डेल्टा T बराबर में क्या होगा CP होगा। डेल्टा H बाई डेल्टा T बराबर में क्या होगा CP होगा, हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सेम किरचॉफ इक्वेशन बनेगी H फाइनल माइनस H इनिशियल डिवाइड बाई T फाइनल माइनस T इनिशियल बराबर में CP। एक और बात है यहाँ पे, वो बात क्या है कि डेल्टा H यानी कि हमारा एंथैल्पी भी क्या है, हमारी स्टेट फंक्शन है, यानी कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। अगला आता है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक के अंदर क्या होता है, हीट कांस्टेंट होता है। तो डेल्टा U बराबर में Q प्लस W, FLOT लगाया मैंने, Q प्लस W, तो यहाँ पे Q 0 हो जाएगा क्योंकि हीट में चेंज क्या है 0 आ रहा है क्योंकि कांस्टेंट। और डेल्टा U बराबर में W हो जाएगा, ठीक है। इसका वह कैसे निकल सकता है, इसको एक और चीज़ बोलते हैं हम, इसका जो कर्व बनेगा कैसा बनेगा, इसका ऐसा बनता है PV कर्व। ये होता है PV बराबर में PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। जैसे आइसोथर्मल में होता है PV बराबर में कॉन्स्टेंट, यहाँ पे होता है PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, जैसे अगर मैं बोलूँ PV इक्वल्स टू nRT, तो मैं ये जो कॉन्स्टेंट हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं V को लिख सकता हूँ T/P। अगर मैं V को T/P पुट करूँगा V को, तो मेरे पास ये जो है अलग चीज़ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ किसको, V को T/P के टर्म्स में। ये पूछ लेता कई बार, तो T/P की पावर गामा हो जाएगा क्योंकि मैंने V को पुट करा है, कैसे, ऐसे पुट करा है। तो ये क्या आएगा, P यहाँ पे नीचे पावर -1 तो क्या हो जाएगा P1 माइनस, ऐसा हो जाएगा। ये P नीचे और एक P नीचे है, यहाँ पे लिख देते हैं इसको हम। इसकी पावर गामा हो जाएगी क्योंकि पूरी की पावर गामा है और T की पावर गामा, तो क्या हो जाएगा P1 माइनस गामा और T की पावर गामा। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि मैं इसको प्रेशर को चेंज कर दूँ, प्रेशर को लिखूँ मैं T/V। तो अगर मैं प्रेशर को T/V लिखूँ तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा T/V, V की पावर गामा, यानी कि क्या बनेगा हमारा T/V की पावर गामा -1। एक तो ये बन सकता है, इसको मैं ऐसे मार्क कर लेता हूँ अलग से डॉटेड लाइन से। एक तो ये बन सकता है T/V की पावर गामा -1, और एक बन सकता है P की पावर गामा -1, T की पावर गामा और P/V की पावर गामा। ये तो हमारे पास है ही, ये हमारा कौन सा हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। ये सब इसमें दे रखा है, आप देख सकते हो, ठीक है, सब दे रखा है, मैंने बता दिया, ये मैंने बता दिया। और क्या लोगे यार, है ना, CP बराबर में आ रहा होता है, ये मैंने पहले बता दिया था। क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस आता है, इसको बोलते हैं हम आइसोथर्मल इरिवर्सिबल होता है शायद, सॉरी रिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है। ये वर्क डन निकालते हैं हम। वर्क डन कब निकालते हैं, ये वाला है हमारे पास, वर्क डन एट आइसोथर्मल, वर्क डन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। तो उसका कैसे आता है वो देखते हैं। इसका जो वर्क डन आता है वो आता है -2.303 nRT log P2/P1, या फिर मैंने बताया था हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PV बराबर में कांस्टेंट होता है, यानी कि P1V1 इक्वल्स टू P2V2। तो लिख सकता हूँ मैं P1/P2 बराबर में V2/V1। तो यहाँ पे P2/V1 P1 क्या आ जाएगा मेरे पास, -2.303 nRT log V2/V1। तो दो टर्म में इसको डिफाइन कर सकता हूँ। ये पूछता पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाला फॉर्मूला रटना एकदम अच्छे से। क्या है, वर्क डन एट आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन क्या होगा, -2.303 nRT log P1/P2 या फिर V2/V1, या फिर V2/V1 बोला है मैंने, ठीक है, दोनों साथ नहीं आएंगे। ये रहा वाला एडियाबैटिक एक्सपेंशन बता दिया है। DU बराबर में वर्क डन एडियाबैटिक होगा क्योंकि हीट कांस्टेंट हो जाती है हमारी, हीट चेंज नहीं होती है। PV की पावर गामा कांस्टेंट, ये मैंने बता दिया सब, ठीक है। इस वीडियो में इतना देखते हैं, अगली वीडियो में हम जो है आगे की दोनों चीज़ें करेंगे। थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए। आई होप आपको समझ में आएगा, और कुछ और डिमांड होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, ठीक है। अच्छे से देखना, सब कुछ जितना बताया एकदम वहीं से आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं। थैंक यू सो मच।